तो बीच में जो हमने इसमें और दो एक चीजें हैं जो जब हम डिटेल में बात करेंगे, फिर हम बीज के बारे में भी बात करेंगे। और हम फिर उसके अलावा जो पेस्ट मैनेजमेंट है उसको किस तरह से करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो असल में प्राकृतिक खेती को हमें एक समग्र रूप में समझना होगा। इसको हम ऐसा नहीं समझ सकते कि ये एक जुड़ाव होना चाहिए इस खेती में। आपको खेत के साथ और प्रकृति के साथ जुड़ाव आप। तो सर्वप्रथम हमको ये समझना जरूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के अंदर, प्राकृतिक की खेती करते समय हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या सही है, या हमारे से कोई गलती हो रही है, कोई गलत प्रक्रिया हम कर रहे हैं। और अगर वो गलत प्रक्रिया कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कैसे गलती कर रहे हैं, कब गलती कर रहे हैं, और कितनी गलती कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा हमको अपना अब हम इसको थोड़ा अपना जो पूरा जो प्राकृतिक खेती की जो प्रक्रिया है जो हम अपने अपने खेत में करते हैं, उनको ये जो 9 बिंदु दिए हुए हैं उसके आधार पर हम थोड़ा इसको एनालाइज करें। हम उसको कारणों को समझने का प्रयास करें कि प्राकृतिक खेती में असफलता के कारण क्या है। अगर हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है तो आधी जानकारी के साथ हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत कम होती है। अगर कोई जानकारी पूरी नहीं है और हम जल्दबाजी में कर रहे हैं, और प्राकृतिक खेती में और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत फास्ट काम नहीं होता है। यहाँ पे प्रकृति के साथ चलना पड़ता है, प्रकृति के नियम के साथ चलना पड़ता है, प्रकृति के समय के साथ चलना पड़ता है। और उसमें कोई एक्सीलेटर का संभावना नहीं है, क्योंकि प्रकृति की जो प्रक्रियाएं हैं, प्रकृति के जो नियम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम उसको समझ सकते हैं, और समझ के उसके अनुसार हम चलने का प्रयास कर सकते हैं। और जितना अच्छी तरह से, जितना गहराई से हम समझेंगे और उसके साथ जितनी उसके साथ समानता से चलेंगे, उतना हमें दिक्कतें कम आएंगी, उतना हम सफल होंगे। भूमि की स्थिति को समझना जरूरी है कि मिट्टी हमारे लिए, प्राकृतिक खेती के लिए मिट्टी, जैसे मैंने बताया कि जीवंत मिट्टी, तो जीवंत मिट्टी, अगर हमारी मिट्टी जीवंत है तभी हम उसमें प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। बाकी जो हम डालते हैं खेती को में इनपुट जो डालते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यूरिया की जगह हमने गोबर की खाद डाल दी, या कोई रासायनिक दवाई की जगह हमने दूसरा कुछ बना के डाल दिया, जैसे यहाँ पे जीवामृत, घन जीवामृत, ये वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, उसको हमने इस्तेमाल कर दिया। नहीं, वो इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन उसको कैसे बनाना है, उसको, उसके अंदर का के पीछे भी विज्ञान है, उस विज्ञान को समझना जरूरी है। और उसको कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, किस लिए इस्तेमाल करना है। जो हमने यहाँ पे लिखा कि गलतियों के बारे में जो लिखा है, ये इन्हीं सब बिंदुओं के ऊपर है। फिर फसल की परिस्थिति जो है, हम फसल जो ले रहे हैं वो ऋतु के अनुसार ले रहे हैं, या हम उसमें कोई जाति कर रहे हैं कि भाई उसका मौसम अभी नहीं है लेकिन हमको लेना है क्योंकि हमको दाम ज्यादा मिलेगा। तो मौसम के अनुसार नहीं चलेंगे तो सफलता तो कम मिलनी है। फिर पानी के बारे में, जैसे जल प्रबंधन है, हमारा खेत कैसा है उसके अनुसार, हमारे खेत के अनुसार हमारे को सिंचाई करनी है, पानी देना है, तो ये देखना है कि भाई एक समान तरीके से हो। इसके बाद जो जैव विविधता है, मिश्र खेती, आजकल सब जगह मोनोक्रॉपिंग होता है, एकड़ों में मतलब दसियों एकड़ जो है एक ही फसल लगा हुआ होता है। तो उससे भी उसके बजाय हम प्रकृति में अगर देखें, किसी भी जगह देखें, तो एक 10 बाई 10 स्क्वायर मीटर का अगर हम एक एरिया ले लें, बरसात अभी से 1 डेढ़ महीने के बाद का समय सब जगह हरियाली रहेगी, तो 10 स्क्वायर मीटर के एरिया में अगर हम देखेंगे तो कम से कम 5-6 तरीके के पौधे होते हैं, चौड़े पत्ते वाले और पतले पत्ते वाले। मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट, द्विदलीय और एक दलीय पौधे। जो पतले पत्ते वाले होते हैं, जो घास प्रकार के होते हैं, वो एक दलीय होते हैं। जो चौड़े पत्ते वाले होते हैं वो द्विदलीय होते हैं।
तो ये जो प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति में जो विस्तार है, उसको समझना जरूरी है, और हमारी फसल को भी उसी तरीके से लेना जरूरी है। मोनोक्रॉपिंग से हटके मिक्स क्रॉपिंग करना है, कंपेनियन प्लांटिंग करना है, बहुत सारे जो है ये इसमें आते हैं। फिर उसका सब चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना। अगर हम अपना हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कैसे कर, सब चीजें का रिकॉर्ड रहेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हम गलती हमने कहाँ पे क्या किया है, और सफल हो रहे हैं तो उसका भी तो रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। और फिर बाजार के हिसाब से हम अपना चयन करें कि क्या फसल उगाना है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। डॉक्टर साहब, आपका विचार? इसके लिए हमको ये देखना है हमारा जो किया स्वस्थ है। आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। आवाज ये आ हाँ, रही है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये देखना है कि हमारा हम जहाँ पे खेती कर रहे हैं वो वो जो खेत है हमारा स्वस्थ है कि नहीं, कि सही है कि नहीं, हम जो बीज इस्तेमाल कर रहे हैं सही है कि नहीं, और जो भी डाल रहे हैं सही है कि नहीं। तो ये बाकी हम विस्तार में जब हम अगर विस्तार करेंगे फिर हम विस्तार में हाँ, डॉक्टर साहब की आवाज़ साफ साफ नहीं आ रही है। थोड़ा धीमे आ रहा है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। आपका शायद वॉल्यूम को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सफल प्राकृतिक खेती करने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले जो है हमारी मिट्टी, क्योंकि जो कुछ भी हम करेंगे वो मिट्टी के अंदर करना है, तो मिट्टी की का स्वास्थ्य जो है वो सबसे पहले समझना और उसको स्वस्थ बनाना जरूरी है। मतलब जो मैंने पहले स्लाइड में बताया, जीवंत मृदा, हमारी मिट्टी को जीवंत मृदा बनाना है। तो जीवंत मृदा क्या होता है, उसको हम समझेंगे, आज नहीं, ये तो आज एक इंट्रोडक्शन जैसा है। हमारा जो इसमें जो प्लान है, थोड़ा मैं शुरू में ही बता दूं कि हमने इसको दो भागों में विभाजित किया है। एक बेसिक कोर्स है और एक एडवांस कोर्स है। बेसिक कोर्स में हमने जो वो 6 पॉइंट हमने बताए हैं, उसको 10 प्रेजेंटेशन के द्वारा, हम 2-2 घंटे का एक प्रेजेंटेशन रहेगा, उसके द्वारा हम समझेंगे विस्तार में। और इसके बाद जो एडवांस है, उसमें हम उसका जो प्रैक्टिकल खेत में जब हम खेती कर रहे हैं, तो हमको जैसे जमीन मिट्टी को हमको सुधारना है, मिट्टी को जीवंत बनाना है, उसके लिए क्या करना है। बीज जो है हमको स्वस्थ बीज उत्पादन करना है, अपने लिए या दूसरे किसानों के लिए भी। तो सबसे पहले हम बीज को समझें कि स्वस्थ बीज होता क्या है, उसको कैसे उत्पादन करना है, कैसे रखना है। तो इसके बाद फिर जैसे बीज की बुआई हो गई, फिर फसल को निरोगी रखने के लिए हमको क्या क्या करना है, रोग और कीट प्रबंधन है, सिंचाई समय पर देना है तो क्या समय होना चाहिए, कितनी सिंचाई कब देनी है, किस अवस्था में देनी है, किस तरह की मिट्टी में सिंचाई देनी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो प्रकृति के अनुसार, हम प्रकृति के नियम के अनुसार हम ये करना है। ऐसा नहीं कि हमें लगा कि भाई पानी देना है तो हमने दे दिया, या 7 दिन हो गए, अच्छा अब ऊपर से मिट्टी सूखा हुआ दिख रहा है तो हम पानी दे दें। नहीं, प्रकृति हमको हर चीज का निर्देश देती है। उन उन निर्देशों को देखना, समझना, पढ़ना कैसे है, वो हम सीखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है फसल की जब कटाई होती है, तुड़ाई होती है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी बहुत सारे नियम होते हैं। तो इसमें पंचांग की बात भी आती है। तो इन सब चीजों को जब हम समझ लेंगे, तो हमें प्रकृति प्राकृतिक खेती करने में सफलता मिलना अनिवार्य है। अगर कोई हमें कहता है कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं लेकिन हमको उत्पादन कम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं पे गलती हो रही है। क्योंकि प्रकृति में, अगर प्रकृति के अनुसार हम चल रहे हैं, तो निराशा तो संभावना ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, प्रकृति के नियम को समझना है, हमारे खेत के आसपास की पारिस्थितिकी, जिसको हम अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं, उसको समझना है। जो पर्यावरण है, जो इकोलॉजी जो है पर्यावरण,
ये पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम है और वातावरण जो एटमॉस्फेयर है और वायुमंडल जो हमारा जो ये वायुमंडल है जो, इन सबको समझना है हमारे खेत में हमारे स्थान के अनुसार। हम मैं पूना में बैठा हूँ, कोई पटना से जुड़ रहा है, डॉक्टर साहब देहरादून से है, कोई महाराष्ट्र में अमरावती से है। तो सबके जगह का ये सारे बिंदु अलग अलग हैं। तो हमको अपने स्थानीय अनुसार प्रकृति के नियम को समझना है कि हम जहाँ पर हैं वहां पे ये क्या है और कैसे है, उसके अनुसार हमको कार्य करना है। उसके लिए हमको ये देखना है कि जो हम आधुनिक कृषि जो आज हो रहा है और जो हम परंपरागत कृषि, मतलब जो प्राकृतिक कृषि को ही कहें, परंपरागत कृषि जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, इन दोनों में कहाँ पे असंतुलन क्या है, दोनों में फर्क क्या है। तो परंपरागत कृषि जो है उसमें हम प्रकृति के साथ, जैसा मैंने पहले ही बताया, प्रकृति से सामंजस्य, मतलब प्रकृति के नियम से चलना है। लेकिन आधुनिक कृषि जो है वहां पे हम प्रकृति को नहीं समझ रहे हैं, हमको क्या करना है, हम जो समझ रहे हैं, हम जो देख रहे हैं उसके अनुसार हम कर रहे हैं। उसमें हम इकोसिस्टम, इकोलॉजी, एटमॉस्फेयर, ये वो किसी को हम नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको ये फसल लेना है तो हम उसके लिए जैसे भी हो हम उसके ऊपर जोर लगा रहे हैं और जबरदस्ती एक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करना है। इसमें कृत्रिम सामग्री का उपयोग होता है, जब कुछ सब कुछ फैक्ट्री में बनता है, सिंथेटिक होता है। जो ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ पे ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ये है कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति का तात्पर्य क्या है। प्रकृति का मतलब है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ही प्रकृति है। जब हम प्रकृति को देखने का प्रयास करते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड को समझ देखना जरूरी है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर सौर मंडल एक छोटा सा बिंदु है, सौर मंडल के अंदर पृथ्वी एक छोटा सा है, और उस पृथ्वी के अंदर हमारा स्थान जो है वो तो अदृश्य ही कह सकते हैं। लेकिन हमारे स्थान पर जो सारा प्रभाव पड़ रहा है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, और उसी से हमें हमारी सफलता या असफलता के कारण उस बृहत रूप में है। तो हमको उसको समझना जरूरी है। लेकिन आधुनिक कृषि में क्या करें, जीवन जो है वो हम जो वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बाहर हम नहीं जा रहे हैं। हम अंतरिक्ष में कुछ नहीं देख रहे हैं। जो अगर ऐसे कहें कि ग्रह, नक्षत्र, राशि, इनका जो प्रभाव, इनसे जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो हमारे पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है। हर वस्तु पर, जीव निर्जीव, हर एक वस्तु पर पड़ रही है, उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम आधुनिक कृषि में उसको हम ध्यान में नहीं लेते हैं। इसी के सामने अगर हम बात करें तो लौकिक ऊर्जा जो है उसकी बात आ जाती है कि हमारे अंदर जो जीवन है, जीवन शक्ति जो है वो तो लौकिक ऊर्जा से है। सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है उससे हमारे शरीर में, हम जो भोजन कर रहे हैं वो हमारे शरीर के को बनाने के लिए है। लेकिन जो हमारे अंदर जो जीवन है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम गति हमारे शरीर के अंदर है, वो तो जीवन शक्ति लौकिक ऊर्जा से है। आधुनिक कृषि में पोषक तत्वों का संतुलन पे ही ध्यान देते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, अगर हम तत्वों की बात करें तो पोषक तत्वों में उन तीन तत्वों के आधार पर ही सब कुछ होता है। उसके अलावा भी जो बाकी तत्व होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, और ये इसकी बात नहीं आती है। फिर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, सूक्ष्म तत्व होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बारे में बात नहीं होती है। इस तरीके से परंपरागत कृषि में जी और जीने दो, मतलब वसुधैव कुटुंबकम का नियम हम पालन करते हैं। लेकिन आधुनिक कृषि में हम ये समझते हैं कि जो भी हम खेती कर रहे हैं, जो भी हम उपज, जो भी हम फसल उगा रहे हैं, जो उसकी उपज है वो हमारे लिए है, उसको, उसके ऊपर किसी और का हक नहीं है। जबकि वसुधैव कुटुंबकम में नियम जो है वो अलग है। उसमें मनुष्य सबसे अंत में आता है, उसके पहले बाकी सब आते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात आ जाती है, और यहाँ पे जो मनुष्य सर्वोपरि होता है। डॉक्टर साहब आपके विचार इस पर, थोड़ा सा आप इस पे अपना विचार दीजिए।
ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? मैंने कहा कंटिन्यू करें प्लीज। और थोड़ा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, प्राचीन पारंपरिक ज्ञान द्वारा जो आधुनिक कृषि में उन्नति कैसे किया जा सकता है। तो प्राचीन भारत में कृषि वैदिक सिद्धांतों एवं अवधारणाओं पर आधारित थी। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार पृथ्वी जीवन का ऊर्जा स्रोत खगोलीय पिंड थे, जैसा मैंने पहले बताया। किसी भी क्षेत्र में स्थानीय त्योहार तथा रीति रिवाज का वहाँ के ऋतु, मौसम, कृषि के साथ गहरा संबंध होता है। आज भी है, लेकिन हम आज सब इन सभी चीजों को अलग अलग देखते हैं। जबकि हमारे जो रीति रिवाज है, जो हमारे त्योहार हैं, वो कृषि के साथ, और कृषि जो है वो मौसम के साथ, और मौसम जो है वो ऋतु के साथ है। लेकिन हम इसको अब हम अलग अलग देखते हैं। ग्रह, राशि, नक्षत्र के आधार पर स्थानीय दूगो अपने हैं, दूगो हमनी है। मौसम, जलवायु और का पूर्वानुमान संभव है। जैसा पंचांग के आधार पर हम ये धारणा कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं कि हमारे स्थान पर, जिस जगह पर हमें, वहाँ का मौसम किसी भी ऋतु में, किसी भी समय, वर्ष के किसी भी समय कैसा रह सकता है। इसके बारे में हम अलग से विस्तार में बात करेंगे आगे के जो हमारे कोर्स होंगे उसके अंदर। और फिर परंपरागत खेती वैदिक कृषि पंचांग पर आधारित होता है। मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहता हूँ मेरे खुद के अनुभव से कि प्राकृतिक खेती करना है तो कृषि पंचांग को मान के, कृषि कृषि पंचांग के अनुसार ही खेती करेंगे, तभी आप प्राकृतिक खेती में सफल हो सकेंगे। डॉक्टर साहब। जी जी, पहले असल में जब हमारे बुजुर्ग लोग जब खेती करते थे तो वो पंचांग का सहारा लेते थे। हम धीरे धीरे हम पंचांग को भूल गए हैं। और ये और जैसे कि इसके अलावा जो हमारे पुराने, हमारे जो त्योहार होते थे, खासकर सारे के सारे त्योहार जो है खेती से जुड़े हुए हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो कोई भी त्योहार आप लीजिए, इसका कोई ना कोई हमारे फसलों से कोई ना कोई उसका जुड़ाव, या डाइवर्सिटी से, विविधता से हमारा उसका कोई जुगाड़ है या जुड़ाव है उसका। चाहे आप छत्तीसगढ़ का अक्ति फेस्टिवल देख लीजिए, आप कोई किसी भी तरह का फेस्टिवल देख लीजिए, उनका जैव विविधता के साथ जुड़ाव है उसका। और ये बिना इसके हम जब तक हम इसको अपने इसको नहीं समझेंगे, इस रिलेशन को नहीं समझेंगे, तब तक हम इसको बेहतर नहीं कर सकते। जी हाँ। कृषि में वैदिक अवधारणा के 5 चरण। अब अगर हमको ये करना है तो हमको क्या करना है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो ये 5 चरण जो है, 5 सीढ़ियों के रूप में अगर हम समझे, तो सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में ही बताया कि मिट्टी को समझना है, मृदा उर्वरता का परीक्षण। तो मिट्टी का परीक्षण करना जरूरी है। और मिट्टी को हम समझे कि मिट्टी के अंदर हमारी मिट्टी कैसी है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि प्राचीन काल में जब साइंस नहीं था, लैब नहीं था, तो उस समय के किसान मिट्टी का परीक्षण कैसे करते थे। तो उस समय भी परीक्षण के अलग अलग सिद्धांत थे, उसके अनुसार किया जाता था। जब हम जीवंत मृदा के ऊपर आएंगे मेन उसमें मेन कोर्स में, जो बेसिक कोर्स होगा हमारा, उसमें हम इसके ऊपर विस्तार में बात करेंगे। फिर दूसरा चरण होता है कि पुनर्जीवित मृदा एवं उस उर्वरा समृद्धि। तो हम पहले मिट्टी को समृद्ध बनाए, उर्वरा समृद्ध बनाए, जिससे कि जो भी फसल हम उसमें लें वो फसल अच्छी हो। क्योंकि अगर पोषण नहीं मिलेगा तो फसल अच्छा नहीं होगा। और साथ में तीसरा चरण है कि हम हमारे स्थान के अनुसार, हमारे जिस भी जगह पर हमें, वहां के अनुसार हमारा वार्षिक फसल चक्र क्या है, ऋतु के अनुसार फसल चक्र क्या है।
अगर हम उत्तर भारत में हैं, मान लीजिए हम हिमाचल में कहीं पे पहाड़ों में बैठे हुए हैं और मैं पूना में हूँ, दोनों जगह का वातावरण बिल्कुल अलग होता है, ऋतु अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो जो हम इस समय, अगर हम जून की बात करें, जून में अगर हम कोई फसल यहाँ पे बीज बो रहे हैं या फसल काट रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, और अगर हम हिमाचल में किसी पहाड़ी जगह पे बात करें, शिमला की बात कर लें, तो वहां पे ये सेम नहीं हो सकता है। तो हमको अपने स्थान के अनुसार वार्षिक फसल चक्र को समझना होगा, और उसी अनुसार हमको अपना वार्षिक फसल चक्र योजना बना के उसके अनुसार हमको अपना कार्य करना होगा। फिर उसके बाद आता है कि वैदिक कृषि, पंचांग आधारित खेती। जो पंचांग की बात बार बार आएगी, क्योंकि पंचांग ही आपको उस प्राकृतिक नियम को, जो भी फसल चक्र है, इन सारी चीजों का आधार जो है वो पंचांग के साथ संबंधित है। और फिर हम जो पूरी खेती जो है प्रकृति के नियम के अनुसार करें, तब हमें सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, हम असफल नहीं हो सकते हैं तब। डॉक्टर साहब। जैसे कि अगर हम रेतीली मिट्टी में अगर हम सोचें कि इसमें हम धान उगाएंगे तो थोड़ा सा ये मुश्किल है, या फिर पथरीली मिट्टी में अगर हम, लेकिन अगर पथरीली मिट्टी में अगर हम दालें उगाते हैं तो वो आसानी से होते हैं। तो ये सब चीजें बहुत सामान्य है, सामान्य ज्ञान है, लेकिन ये इसको कंसिडर करना बहुत आवश्यक है। अगर हम इसका इतनी छोटी छोटी चीजों के बारे में ध्यान नहीं देंगे, या फिर हम अपनी मिट्टी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, तो वो तरीका है, बहुत सामान्य से तरीके हैं, बहुत छोटे छोटे से टिप्स होते हैं। इनके आधार पर हम अपनी मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, और हम अपनी जो जैसे कि सुजीत जी ने कहा कि हमको अपने वातावरण के हिसाब से अपनी फसल को चयन करना, मिट्टी के हिसाब से फसल को चयन करना। ऐसा नहीं कि जो हम चाहते हैं वो हम वहां पे उगा रहे हैं, तो ये थोड़ा असंभव है और ये तर्क संगत भी नहीं है। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है, उनके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएं, ना कि हम ऐसा कुछ करने का प्रयास करें जिसमें हमारे पास सीमित साधन है और हम उसमें करने की कोशिश करें। जैसे अभी यहाँ पे महाराष्ट्र का उदाहरण दें, तो यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत होती है। अब आसान खेती होती है तो गन्ना लगा देते हैं, एक साल के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन पानी उसमें बहुत देना पड़ता है। गन्ना जो है, गन्ना जो पानी का फसल है, क्योंकि उसके अंदर रस होता है, तो पानी लगता है इसमें, और समय पर पानी देना पड़ता है। और इसके लिए जब हम बोरिंग कर रहे हैं, हर खेत में बोरवेल लगा, तो हमारा जो वाटर टेबल है वो नीचे चला जा रहा है। तो हमको ये देखना है कि भाई हम जहाँ पे हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, और उसके अनुसार हम काम करें। उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। उसको समझने के लिए हम थोड़ा अपने प्राचीन इतिहास में जाएं, कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले खेती तो होती थी। किस फसल की खेती होती थी, किस मौसम में किस प्रकार के फसल की खेती होती है, उससे हमें एक गाइडलाइन मिलेगा, एक हमें एक निर्देश मिलेगा कि भाई हम जो कर रहे हैं और उस समय जो होता था उसमें सामंजस्य है, या हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो असफलता ही हाथ लगनी है, जल्दी या देर में। डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा आप इसको विस्तार में बताएं। जो पीछे आप बता रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में है ये, मिट्टी के स्वास्थ्य और उसके साथ फसल का स्वास्थ्य। डॉक्टर साहब, आप इस पे थोड़ा विस्तार में इसको एक्सप्लेन करें। जी, तो ये असल में जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, जिसको मृदा कहते हैं, तो एक चीज है कि इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारी जो मिट्टी है वो क्या जीवित है या नहीं है। जीवित का मतलब है कि उसमें अगर जीवित चीजें हम उसमें जीवित चीजें हैं उसमें, जीवित चीजों के अवशेष, जैसे कि प्लांट्स के, जिसको हम कार्बन कहते हैं या ह्यूमस कहते हैं, तो वो उसमें होना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है कि
जो आजकल मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस को जीवन से कोई मतलब नहीं। मॉडर्न साइंस जो देखती है, मॉडर्न साइंस ये देखती है कि हम प्लांट को कैसे भोजन पहुंचाएं। वो चाहे कि वो, उनको मतलब है कि उसको हम, और ये मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि हम जो है एनपीके मेंटालिटी में जी रहे हैं। एनपीके मेंटालिटी मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, या फिर बाकी जो तत्व है, हम उसको केमिकल के रूप में देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसको समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। जब हम देखें, अगर आप इसके केमिकल एनालिसिस भी करते हैं, तो इसमें केवल ये 5, 7, 10 तत्व नहीं है, बल्कि 200 से ऊपर तत्वों की हमें आवश्यकता हो। ये अ, अब जब हम प्रकृति के साथ हम करते हैं, जैसे माना हमने जो फसल बोई, और उसी फसल का हमने जो बीज वाला हिस्सा है, जो अन्न अन्न वाला हिस्सा है, उसको हमने अपने आप उपयोग किया, और जो बाकी जो हिस्सा बचता है उसको हम दोबारा से दोबारा से अपने जमीन को, मिट्टी को दे दें। तो वो उससे जो है मिट्टी का, और उसका दो तरीके हो सकते हैं। आप उसको और बेहतर बनाना बनाना चाहते हैं, जैसे कि सुजीत जी ने कहा था कि गाय का बहुत महत्व है, तो हम यहाँ पे गाय अगर गाय के माध्यम से अगर हम जो जो उसमें स्ट्रॉ बचता है, यानी कि जो अवशेष बचता है, अगर हम उसको गाय के माध्यम से फिर मिट्टी में मिलाएं, यानी कि गाय को खिलाएं और गाय फिर गोबर दे, और गोबर को हम मिट्टी में मिलाएं, तो इसमें भी एक चीज और है कि जब हम गोबर को हम कैसे डालना है उसको, अब हम क्या सीधा उसको गोबर को खेत में डालें? तो ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजों से मृदा के स्वास्थ्य में, और उसके बाद अगर मृदा के स्वास्थ्य बेहतर है, तो निश्चित रूप से उसका जो उसमें जो पैदावार होगी वो बेहतर होगी। लेकिन अगर उसमें स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है मिट्टी का, तो फिर उसमें पैदा कैसे करेंगे? आप ये खुद सोच लीजिए कि जो स्वस्थ आदमी है, या स्वस्थ आदमी है, वही बेहतर चल सकता है। अगर अब अस्वस्थ है, तो आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो जो है दौड़ लगा दे, तो वो कैसे दौड़ लगाएगा? तो यही चीज प्रकृति में, खेतों के साथ भी हमारी यही चीज लागू। दूसरा एक चीज और पीछे मैं ये कहना चाहता था कि हमें खेत में जो हमारा खेत है, खेत के जो असली मित्र होते हैं वो हमारे पैर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना ज्यादा खेत में अपने रहेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि हमारे जो फसल है, जिसमें ये स्वस्थ है या नहीं। अगर हम खेत में अगर हम आज हमने फसल बोली और उसके बाद हम 15 दिन बाद जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ समस्याएं ऐसी होती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है, खासकर जैसे अगर वायरल कोई बीमारी लग गई, बैक्टीरियल बीमारी लग गई, तो आप जब तक उसमें पता चला, आप अगर 10 दिन बाद गए, तो उस टाइम तक तो आपका खेती खराब हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें मृदा का जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य देखना जरूरी है। फसल के स्वास्थ्य को देखना जरूरी है। फसल में इसमें है कि किस तरह से हम बैलेंस बना के चले, क्यों? जैसे प्रकृति में दो तरह के कीट होते हैं, एक मित्र कीट है, एक शत्रु कीट है। तो ये इनका बैलेंस भी बहुत जरूरी है। तो ये हम कैसे बैलेंस करें, और ये प्राकृतिक अ, खेती में ही संभव है। और जैसे अगर हमारी मिट्टी अच्छी है, तो निश्चित रूप से हमें उसकी अच्छा उत्पादन मिलेगा, और अगर पौधा स्वस्थ है, तो निश्चित रूप से इसमें जो उत्पाद हमको मिलेगा, वो गुणवत्ता वाला उत्पाद। जी सुखी जी। यहाँ पे और एक विषय महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि कीटों के बारे में बताया। तो जब हम कीटों की बात करते हैं, तो कीटों की जो अवस्था होती है, जीवन चक्र जो होता है उनके, उसमें एक अवस्था जो है वो हमारे लिए शत्रु है, लेकिन दूसरी अवस्था जो हमारे लिए मित्र है। जो अगर इल्ली की बात करें, जो इल्ली होते हैं वो हमारे फसलों को खाते हैं, चाहे पत्तों को खाते हैं या फलों में छेद करके छेदक के कीट हो जाते हैं। इस तरीके के होते हैं, वो नुकसान करते हैं। हाँ, वो हमारे शत्रु हैं। लेकिन उसी का जो वयस्क होता है, वो जब तितली बन जाता है, तो वो हमारे लिए वो परागण का काम करता है। तो हमको ये भी देखना जरूरी कि
शत्रु, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें बैलेंस बनाना जरूरी है। तो वो बैलेंस का मतलब कहाँ पे बैलेंस, उसका मैं थोड़ा सा उसे प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमको ये देखना है कि जो शत्रु है वही मित्र भी है। एक समय वो शत्रु है, दूसरे समय में वो मित्र है। तो हमको ये समझना है कि भाई किसी की भी जनसंख्या जो है अति नहीं हो जाए, क्योंकि अति प्रकृति में जब भी अति होता है तब उसके ऊपर प्रकृति में हर समय चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम होता है। तो हमको इसलिए जो कीट होते हैं उनको, उनके ऊपर परभक्षी पक्षी होते हैं या दूसरे जीव जंतु होते हैं जो उनको खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई कीट देखा और वो शत्रु कीट है तो हम सीधे उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ ना कुछ दवाई छिड़क दें। ऐसा नहीं है। हमको ये समझना जरूरी है कि कब वो नुकसान कर रहा है, और जब नुकसान कर रहा है कितना नुकसान कर रहा है, और तब हम उसका उसके लिए नियंत्रण का योजना बनाए। और जब नियंत्रण का योजना बनाए वहां पे फिर से पंचांग की बात आती है। वो नियम आगे हम समझेंगे कि हमको कब करना है, जिससे कि कम प्रयास में, कम व्यय से हमारा काम, जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। प्र- प्राकृतिक वैदिक कृषि, इसमें थोड़ा सा अब अभी हम इसमें आ जाते हैं कि वेदों में बताए गए सिद्धांतों को आधुनिक कृषि विज्ञान से प्रमाणित करके अपनाना अंधविश्वास नहीं है। अ, यहाँ पे ये बात इसलिए हम कहते हैं कि जब हम वैदिक कृषि की बात करते हैं तो वैदिक कृषि में वेदों में बताए गए सिद्धांतों के की बात होती है, और आधुनिक कृषि जो है वो उन सब से अलग है बिल्कुल। तो इन दोनों का कोई सामंजस्य नहीं बनता, ऐसा एक धारणा साधारण रूप से बनी हुई है। ऐसा नहीं है। हम आधुनिक कृषि में चीजों को फोकस्ड रूप में देखते हैं। हम उसको और गहराई से देखते हैं, गहराई से समझते हैं, और ज्यादा विस्तार में समझते हैं। लेकिन प्रकृति के नियम को समझ के वैदिक सिद्धांतों के आधार पर जब हम उसी चीज को देखते हैं और समझते हैं और प्रयास करते हैं तो उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। उस प्रामाणिकता को समझना अंधविश्वास नहीं है, बल्कि मिट्टी, सूक्ष्म जीव, सूर्य, जल और देसी गाय के विज्ञान पर आधारित प्रणाली है। जो वैदिक कृषि है वो इन सभी पर आधारित है। और वैदिक काल में, प्राचीन काल में विज्ञान जो है वो काफी विकसित था। इसके भी बहुत सारे प्रमाण हैं, इस पे हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे आगे। परंतु केमिकल आधारित खेती प्रकृति में स्वस्थ पारिस्थितिकी के लिए अभिशाप है, ये तो हम देख ही रहे हैं। इस समस्या को पूरी तरह से समझ रहे हैं और इससे ही हम निवारण चाहते हैं। तो इसका निवारण एक ही है कि हम प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती करने के लिए क्या करना है उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और उसके लिए हम प्रकृति को समझें, प्रकृति के नियम को समझें, प्रकृति के अनुसार चलें। अन्नम बहु कुर्वीत, अन्न प्रचुर हो पर भूमि ना भरे। मतलब हमारा उत्पादन बढ़े लेकिन मिट्टी की का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, मिट्टी की जो जीवंतता है, वो भी साथ में बढ़े। अगर हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं सफलतापूर्वक तो हमारी मिट्टी भी उत्पादन, जो हमारा फसल जैसे अच्छा हो रहा है वैसे मिट्टी भी अच्छी होती चली जाती है। डॉक्टर साहब। हेलो। ये असल में जो ये हमारे उपनिषद से है, ये जो अन्नम बहुपूर्विता जो है, ये उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें हम आज की बात नहीं, हमारे प्राचीन काल से जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कृषि का कहना था कि आप जो है अन्न जो है प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। और अन्न प्रचुर मात्रा में होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप भूमि को मार दो। आप जो है एक्सप्लॉयटेशन वाला जो है, मिनिमम एक्सप्लॉयटेशन हो। वैसे तो खैर कृषि अपने आप में एक्सप्लॉयटेशन है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर की जो बात करते हैं वो इसमें बेसिकली ये सस्टेनेबिलिटी इसमें
आपको ये है कि आप दोहन इस तरह ही करें जो कि जिससे कि आपका जो प्रकृति है उसको किसी तरह का उसका बैलेंस कहीं खराब हो। जैसे कि सुजीत जी कह रहे थे कीटों के बारे में, तो इसमें कीट का नियंत्रण के लिए जब हम क्या करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब हम इसमें रसायन डालते हैं, तो रसायन तो ये नहीं जानता है कि ये कीट हमारा मित्र है या ये हमारा शत्रु है। तो ये कीट ये जो है दोनों को मार देता है। लेकिन जब अच्छा, इसमें एक और चीज है कि आपको ये भी पता होगा कि हमारे जो भी जिसके हमारी एक इम्यून सिस्टम होगा। तो ये इम्यून सिस्टम जो है, ये हम किसी अगर हम किसी व्यक्ति को भी धीरे धीरे जहर देते हैं तो वो धीरे धीरे उसको पचा है। तो वही वही चीज जो है सब सारे जानवरों में सब में यही रहता है। इसीलिए जब आप कभी रसायन डालते हैं, जहर, मैं तो उसको जहर बोलता हूँ, मैं उसको दवा के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि ये दवा है। तो ये मैं इसको कहता हूँ कि हमको इसको दवा बोलना छोड़ना पड़ेगा, हमको इसको बोलना पड़ेगा जहर। जब तक हम इसको जहर नहीं बोलेंगे तब तक हम इसको इसको इसके लिए हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि ये तो दवा है। तो ये दवा जो है ये दवा नहीं है, ये रसायन है। तो हम इसके द्वारा जब हम मित्र कीट और शत्रु कीट दोनों को मार देते हैं। शत्रु कीट जो होता है उसका लाइफ जो है जनरली, मैं खासकर मॉथ्स और उसकी बात कर रहा हूँ कि जो रात्रि चर तरह के होते हैं, तो वो उनका जीवन जो है छोटा होता है, जबकि हमारे जो अ, कीट भक्षी हैं बड़े थोड़ा बड़े आकार के होते हैं। तो ये अ, जब तक हम ये जो हमारे मित्र कीट है ये वापस आते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक हमारे शत्रु कीटों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका बैलेंस बहुत आवश्यक है। तो हमको अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने जो हमारा हमारा जमीन है, हमारी मिट्टी है, हमारा जो वातावरण है, उसके हिसाब से हम खेती करनी चाहिए। और वो हमको जो हमारे प्राचीन काल से जो होती आ रही है खेती, बीच में जो ये कालखंड आया 30-40 साल का, 40-50 साल, इसमें अभी जो वर्तमान जो कृषक हैं वो पुराने जो भी जितने भी तरह के तरीके थे हमारे, वो सब भुला चुके हैं। तो हम उनको दोबारा से रिवाइव करने की आवश्यकता है, और वो बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव भी है। सुजीत। यहाँ पे दो बातें मैं और जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब के साथ। एक तो ये है कि जो 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले जो मिट्टी का स्वास्थ्य था और जो उत्पादन क्षमता थी, वो आज से कई गुना ज्यादा थी। और इसके लिए मैं पीयूष जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे साथ एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन शेयर किया है, जिससे ये मेरे पास इसके बारे में जानकारी पहले से थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल कंसाइज रूप में मेरे साथ बहुत अच्छा वो शेयर किया है, कहीं से उन्होंने एकत्रित किया है। तो कई गुना ज्यादा थी। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। आज हम एकड़ में या हेक्टेयर में जब बात करते हैं तो एक हेक्टेयर में जो है, एक एकड़ में दो दो टन हो रहा है, 20 क्विंटल हो रहा है, तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं कि बहुत अच्छी खेती हो रही। आज से 100, 200 साल, 400 साल, 500 साल पहले ये एक एकड़ में इससे 5 गुना होता था। विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन आज भी ऐसी स्थान है, ऐसे किसान हैं जो इसको कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रासायनिक का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये दवा नहीं जहर है, जब आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके फसल जो है, आपके जो पौधे हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को ये कम करता है। और इसी कारण जब भी हम रासायनिक दवा का उपयोग करते हैं तो हमें अधिक से अधिक करना पड़ता है, हाई डोज में करना पड़ता है और ज्यादा पावरफुल करना पड़ता है। लेकिन जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं उसमें जो हम औषधि बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, वो उस कीट के अगेंस्ट नहीं होता, उस कीट को मारने के लिए नहीं होता, उसके लिए
नहीं होता, बल्कि वो पौधे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यून सिस्टम जो डॉक्टर साहब ने कहा, उस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जब प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जैसे हम एक कमरे में 4-5 लोग बैठे हुए हैं और सबका स्वास्थ्य अलग अलग है। अगर वहां पे मच्छर है, सभी पांचों लोगों को मच्छर एक समान नहीं काटता है। एक को बहुत ज्यादा मच्छर परेशान करते हैं, और उन्हीं में से एक को एक आध मच्छर काट लिया तो काट लिया। ये क्या है? ये उस व्यक्ति की अपनी प्रतिरोधक क्षमता है। इसके पीछे एक अलग विज्ञान है, इसके पीछे एक अलग प्राकृतिक विज्ञान है। वो यहाँ पे हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं, बस उदाहरण के लिए हमने बताया। वैदिक दृष्टिकोण, वैदिक कृषि का दृष्टिकोण को थोड़ा सा अगर हम समझे, तो वैदिक का कृषि फसल उगाने के अलावा मानवता और पर्यावरण के कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। ये नैतिक सिद्धांतों, स्थायी प्रथाओं, प्रकृति के प्रति सम्मान एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व पर जोर देती है। वैदिक साहित्य एक ऐसी कृषि प्रणाली की कल्पना करता है जो सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराने और संसाधनों के समतापूर्ण वितरण पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ पे अगर इसको एक शब्द में कहा जाए, तो ये है वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है, वो वैदिक सिद्धांत जो है, और वो वैदिक कृषि के अंतर्गत वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है, उसको किया जाता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा आप इस पे अपने अपने विचार बताएं। इसमें वही, इसके बारे में पिछले पहले मैंने हमने बात करी ली है। इसमें कि इसमें केवल जो इसका दृष्टिकोण है, जो इसमें सोच है, वो ये है कि केवल फसल उगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि हमारा पर्यावरण बेहतर हो, हमारा जो मानव जो जिसके लिए फसल उगा रहे हैं उसका स्वास्थ्य बेहतर हो। जिस जगह आप फसल उगा रहे हैं वहां का भी कोई अकल्याण ना हो, यानी वहां कोई नुकसान ना हो। तो ये इस तरह का एक दृष्टिकोण है जो कि एक कंप्लीट दृष्टिकोण है, समग्र दृष्टिकोण है। और ये हमारा जो समाज का जो उत्तरदायित्व है, हमारे क्या कर्तव्य हैं जो पर्यावरण के प्रति, उस पर भी ये एक प्रकाश, मतलब एक महत्व उसके भी ये बात करते हैं। और इसमें ये कि इसमें ऐसा है कि सबके लिए भोजन, भोजन मतलब सबके लिए का मतलब है कि जो हमारे दृश्य और अदृश्य दो तरह के जो जीव हैं, एक तो दृश्य जीव है और एक अदृश्य जीव है। अदृश्य जीव, अब ऐसा है कि जब जो हम क्या समझते हैं कि जो हमको आंख से दिख गया वही उपलब्ध है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम कई सारी चीजें, जब मैं एक हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप दही को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देख लीजिएगा तो आप उस दिन से दही खाना छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें इस तरह के ऐसे आपको दिखेगा कि ये तो क्या दुनिया है। तो हमने ये किया था किसानों के साथ। हमने जो खेत की मिट्टी है उनको कहा था कि आप खेत की मिट्टी लेके आइए और हम आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाएंगे। तो ये आप विश्वास करें, इसमें जिसका भी जो भी जितना ज्यादा रसायन डालता था उसकी मिट्टी उतनी खराब, उसमें किसी तरह का जीवन नहीं था। तो अब आप ये लगा लीजिए, जब आप उसमें कोई जीवन नहीं है, जो मिट्टी आपकी है, अगर उसमें कोई जीवन नहीं है तो वो जीवन को कैसे उत्पादन कर सकता है? उसमें कोई जीवन हो ही नहीं सकता है। मरी हुई चीज कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। मरी हुई चीज जो है कभी दो चीजों में दो चीजें नहीं बना सकते। तीसरी चीज बनाने के लिए दो का जीवित होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो है, जो इसमें जो हमारे पास वैदिक कृषि में जो इसमें जो भी हमारे पास, सुजीत जी ने भी पहले कहा, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उन्हीं को हम किस तरह से बेहतर तरीके से हम उनका इस्तेमाल कर सकें।
वैदिक सिद्धांत से खेती करने के लिए प्रकृति का पोषण एवं संरक्षण अत्यावश्यक है। खेती में कृत्रिम रासायनिक पदार्थों का उपयोग कीट एवं रोग नियंत्रण तथा उर्वरता प्रबंधन के लिए कम मात्रा का उपयोग करें और व्यर्थ व्यय करने से बचें। यहाँ पे जो हमने बात किया है वही है कि जब हम पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को कम करेंगे तो हमको कृत्रिम रासायनिक पदार्थों का ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी कीट को नहीं मार सकते। एक भी बच गया, जो कीट बच गया उसके अंदर उस कीट की प्रतिरोधक क्षमता उस रसायन के प्रति बढ़ जाती है। उससे जब प्रजनन होता है और जो नए कीट तैयार होते हैं उन पे वो रसायन उस तरीके से कार्य नहीं करता है। तब आपको या तो डोज बढ़ाना पड़ता है या फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ता है, मतलब जो एक हफ्ते में डालते थे तब 3 दिन के बाद डालते हैं, या कोई नया और पावरफुल दवाई डालना पड़ता है। यही प्रक्रिया चलती चली आ रही है। और जब इस प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो खर्च खर्च बढ़ जाता है, व्यय बढ़ जाता है। और किसान जो है इसीलिए जो है वो दबता चला जा रहा है, वो बोझ में दबता चला जा रहा है। और फायदा किसको हो रहा है? जिस जो दवाई बना रहा है उसको फायदा हो रहा है, वो बड़े होते चले जा रहे हैं और किसान छोटा होता चला जा रहा है। वैसे भी हमारे और एक बात ये यहाँ पे इससे संबंधित नहीं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज से 100 साल पहले परिवार बड़े होते थे लेकिन जमीन भी ज्यादा होती थी। एक परिवार में जमीन ज्यादा होती थी, परिवार के हिस्से होते चले गए, प्रति व्यक्ति जमीन की मात्रा जो है वो कम होती चली गई। अभी अगर देखा जाए तो जैसे सरकारी आंकड़ा है कि भाई करीब 85% जमीन जो है वो लघु कृषि कृषक है। मतलब 1 एकड़ से 1 हेक्टेयर के बीच में जो ओनरशिप है अगर देखा जाए तो वो 85%। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता जो है वो परिवार के जब हिस्सा हो रहा है तब हो रहा है, लेकिन परिवार में खेती करने वाला तो एक ही आदमी है तो वो बाकी लोगों का खेत एक साथ कर रहा है, तो विभाजन उससे उस तरीके से नहीं हो रहा। परंतु यहाँ पे जब हम व्यय की बात करते हैं तो हम अपना व्यय जो है इसलिए बढ़ाते चले जा रहे हैं क्योंकि हम एक तरफ तो हमारी जो मिट्टी है उसकी जीवंतता को कम करते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर जो हम फसल उगा रहे हैं उसकी प्रतिरोधक क्षमता को कम करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए हमको फसल की उत्पादन लेने के लिए, फसल को ताकतवर बनाने के लिए हमको ज्यादा पोषण देना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा रासायनिक उर्वरक देना पड़ रहा है। और उस फसल को में समस्या ज्यादा आ रही है, तो उस समस्या को से बचने के लिए हमको रासायनिक जो औषधियां ने विष जो है उसको हम ज्यादा दे रहे हैं तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं कि प्रकृति के साथ जुड़े, प्रकृति के नियम के साथ जुड़े और प्रकृति को समझ के उसके अनुसार हम कार्य करें तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। एक बहुत गलत धारणा है कि प्राकृतिक खेती करने में उत्पादन कम मिलता है, खर्च ज्यादा होता है। जो आपने नुकसान किया हुआ है उसको तो पहले ठीक करना पड़ेगा। आपने अगर गड्ढा खोदा है तो वहाँ उस अगर एक मान लीजिए एक तालाब है या गड्ढा है या कुछ है, पोखर है, वो मिट्टी है, वो जमीन है, उस पे आपको घर बनाना है तो पहले उसको भरना तो पड़ेगा, उसको भर के सपाट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ और कार्य कर सकते हैं ना। तो वो गड्ढा जो आपने करके रखा हुआ है उसको भरने के लिए जो खर्चा लगेगा वो तो शुरू में लगेगा ही। डॉक्टर साहब, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्टर साहब आप इसको थोड़ा अपने तरीके से इसको व्याख्या करें। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आप एक एग्जांपल दे रहे थे ना कि 4 व्यक्ति हैं, 4 लोगों को अलग अलग तरीके से, तो इसमें क्या है कि अ, परिवार में 4 6 लोग हैं और उसमें अगर किसी को परिवार में एक आदमी को जुकाम लग गया या कुछ कोई दिक्कत हो गई तो वो फिर बाकी लोगों को भी लगने की संभावना रहती है। लेकिन उसमें क्या है कि आपने देखा होगा कई बार जो है एक एक व्यक्ति को वो समस्या लग जाती है, वो बीमारी हो जाती है, लेकिन दूसरा जो
परिवार में व्यक्ति है उसको नहीं होता। तो वो क्या है, वो है आपकी प्रतिरोधक क्षमता। तो उसमें ये है कि आपके पास उसको ये रोग से लड़ने की क्षमता है आपके शरीर में, क्योंकि आप स्वस्थ हैं। अगर आप स्वस्थ होंगे, एक बहुत सिंपल चीज है, एक ही चीज है इसमें। अगर आप आज के जो अगर इसके नटशल में अगर आप बोले, तो नटशल में ये है कि आपका मिट्टी बेहतर हो, आपका बीज बेहतर हो, और आपका अगर मिट्टी बेहतर है और बीज बेहतर है तो आपका प्लांट बेहतर होगा। अगर आपका प्लांट बेहतर है, पौधे का स्वास्थ्य बेहतर है, तो उसमें जो अनाज होगा वो भी बेहतर होगा। और अगर अनाज बेहतर होगा तो आप उसको खाएंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। और उसमें क्या है, क्योंकि आपने उसमें रसायन, इसमें हम रसायन का इस्तेमाल नहीं करते, जहर का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये प्रकृति के लिए भी बेहतर है। बाकी जो हमारा जो है नेचुरल बैलेंस बना रहता है। तो इसमें हम जब कभी भी, जब हम किसी भी तरह से प्रकृति के अगेंस्ट काम करने की बात करते हैं। आप एक और बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हम जो लोग जितने आराम में रहते हैं, जितने प्रकृति से दूर रहते हैं, जैसे एयर कंडीशन में रहते हैं या, तो उनका जो है उनमें प्रतिरोधक क्षमता बाकी जो जो व्यक्ति जो खेत से जुड़ा हुआ है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता में बहुत अंतर होता है, यानी कम होगी। तो हम जैसे जब हम बच्चे थे तो हम मिट्टी में खूब खेलते थे, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन आज अगर आप शहर में चले जाएं तो बच्चों को बोलते हैं मिट्टी में, मिट्टी के साथ मत खेलो, क्योंकि हमने इतना गंदा कर दिया है उसको, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, उसको हमने इतना गंदा कर दिया है कि हम, तो इसलिए जो है हम प्रकृति के नियम के को सीखना पड़ेगा और उसको उसको समझना पड़ेगा। समझने के बाद हमको किसी से तो सीखना ही पड़ेगा। तो वो एक है। तो हमको जितना हम प्रकृति के नजदीक जाएंगे उतना हम और बेहतर तरह से खेती कर पाएंगे। जी अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मिट्टी अगर अच्छी है, बीज अगर अच्छा है, तो फसल भी अच्छा होगा। इसके साथ साथ जो ऋतु है, जो मौसम है, वो भी उससे मिलता हुआ होना चाहिए। ऋतु के अनुसार हम फसल उगाएंगे, तभी जो है हमको ये मिलेगा, फसल जो है हमको अच्छा मिलेगा। और बीज की बुआई से लेके, मिट्टी की तैयारी से लेके बीज की बुआई कब करनी है, वहां पे भी प्रकृति का नियम है। उस नियम को समझने के लिए पंचांग है। उसके अनुसार अगर हम बीज की बुआई करते हैं, किस फसल के बीज की बुआई कब करनी है, किस दिन करनी है, किस समय करनी है, ये सारे जो है नियम है प्रकृति के। उसको हम आगे के स्लाइड में थोड़ा सा समझने की थोड़ा सा बताएंगे। कि अब यहाँ पे देखिए, हम पंचांग के ऊपर प्रवेश कर गए। पंचांग में प्रवेश करने के लिए, अब जैसे ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, 9 ग्रह हैं और 12 राशि हैं और 27 नक्षत्र हैं। तो हमने यहाँ पे एक तालिका में ये समझाने का कोशिश किया है कि ग्रहों का, राशि का और नक्षत्र का आपसी संबंध क्या है। और यहाँ पे इनका जो संबंध है वो तत्वों के आधार पर है। जब हम तत्वों की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तत्वों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पंच तत्वों में से 4 तत्व जो है, पंच तत्व क्या है, भगवान, जो हम भगवान कहते हैं, वो भगवान जो है वो पंच तत्व है। भ से भूमि है, ग से गगन है, व से वायु है, अ से अग्नि है और न से नीर है। ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 तत्व इसमें ऐसे हैं जो ठोस हैं, मतलब ये है क्या बोलते हैं, द्रव्य है। और 2 तत्व ऐसे हैं जो ऊर्जा है। भूमि जो है वो ठोस है और नीर जो है, जल, वो तरल है। और अग्नि और वायु जो है वो ऊर्जा है। और जो पांचवा तत्व है पंच तत्व में, वो क्या है, वो आकाश है, गगन है, मतलब स्पेस, मतलब स्थान। कोई भी वस्तु अगर है, कोई भी बिंदु है, तो उसको एक स्थान चाहिए ना।
तो वो स्थान क्या है? वो आकाश है, वो गगन है, वो है। तो भगवान का मतलब ये कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जो बनी हुई है वो इन पंच पंच तत्वों से बना हुआ है। तो इनमें से जो चार तत्व हैं वो भूमि, जल, अग्नि और वायु, इनका आपस में संबंध जो है ग्रह, राशि और नक्षत्रों से है। तो राशि, नक्षत्र और ग्रह का जो तत्वों के आधार पर जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी के विभिन्न वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे हम जब कृषि की बात करें तो पौधों के, और पौधों के अंदर मतलब जो फसल है उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव कब कैसा पड़ता है, दिन के अनुसार, समय के अनुसार, माह के अनुसार। जब मैं दिन की बात कर रहा हूँ तो मैं दिन जो है, जैसे आज कौन सा दिन है? आज सोमवार है, तो सोमवार के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। इन सबका एक प्राकृतिक आधार है, इन सबके पीछे एक गणना है। जो यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है समझना कि वैदिक विज्ञान में जो भी है वो सब कुछ गणना विज्ञान, मैथमेटिक्स है और वास्तविकता के ऊपर आधारित है। यहाँ पे कोई भी चीज काल्पनिक नहीं है। हम इसको विस्तार में समझेंगे। तो यहाँ पे नक्षत्रों के ग्रह स्वामी भी खेती के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। तो ये जो इनका, इनके आपसी जो संबंध है ग्रह, राशि और नक्षत्र के, उसी के अनुसार पंचांग है, और पंचांग के अनुसार जो है दिन के हिसाब से किस दिन में कौन सा कार्य, किस फसल के लिए क्या कार्य करना चाहिए। जमीन तैयार करने से बीज बुआई से लेके औषधि जो भी हम उपयोग करते हैं, मिट्टी में देते हैं या उसका छिड़काव करते हैं, फसलों की तुड़ाई वगैरह वगैरह, सभी का एक आधार है पंचांग के आधार पर। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? समय काफी हो गया है, आप थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए क्योंकि अब 8:40 ऑलरेडी हो चुका है। बस सभी कुछ हमने विस्तार में बता ही दिया है। आगे जो पीछे बताया उसी का थोड़ा विस्तार में यहाँ पे है कि गाय का क्या महत्व है। तो हम सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा और गहराई में हमको समझना होगा कि हम गाय के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं और गाय जो हमको दे रही है उसको, उसका हम पूर्ण रूप से कैसे उपयोग कर सके। वैदिक कृषि में गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि कृषि और ग्रामीण जीवन की आधारशिला माना गया है। पारंपरिक वैदिक दृष्टिकोण में गौ माता का महत्व कई स्तरों पर है। ये स्तर यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे कैसे है। और यहाँ पे हमने पीछे बात किया था कार्बन के बारे में। तो हम यहाँ पे तो हम एक बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे कि कार्बन का उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कार्बन की उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई है। तो हम आगे जो बेसिक कोर्स में जो कार्बन के ऊपर जो हमारा कोर्स रहेगा उसमें हम कार्बन को बिल्कुल विस्तार में समझेंगे कि कार्बन का महत्व क्या है। क्योंकि जीवन, कोई भी जीव के अस्तित्व के लिए कार्बन एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन से जीवन की उत्पत्ति हुई है और किस तरीके से हुई है वो हम विस्तार में कार्बन के चैप्टर में समझेंगे, कार्बन के प्रेजेंटेशन में ही समझेंगे। जीवंत मृदा की हमने बात की थी पहले ही। वैदिक कृषि में पौधे को नहीं, मिट्टी को, मिट्टी के जीवों को पोषित किया जाता है। मिट्टी में जान है तो जहान है। ऊसर मिट्टी में जीवंत मृदा, ऊसर मिट्टी को जीवंत मृदा में परिवर्तित करना वैदिक कृषि का पहला सोपान है। तो ये जीवंत मृदा में कैसे करना है उसको हम विस्तार में वहां पे समझेंगे। इसके ऊपर हम लोगों ने काफी चर्चा किया हुआ है। वेदों और प्राचीन ग्रंथों में मिट्टी को भूमाता माना गया है, जिसकी जीवंतता बनाए रखना मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। आधुनिक विज्ञान जहाँ मिट्टी को रसायनों का मिश्रण मानता है, वही वैदिक सिद्धांत इसे मृत्तिका, संवेदनशील मिट्टी मानता है, जो प्रेम, आदर और प्राकृतिक उपचार जैसे यज्ञ के भस्म से पुनः जीवित हो सकती है। ये जीवंत मृदा का जो अध्याय होगा उसमें हम इस पे विस्तार में इसको समझेंगे। और इसके बाद आखिर में आता है कंपोस्टीकरण।
कंपोस्टिकरण का जो सिद्धांत है वो वैदिक काल में कंपोस्टिकरण या खाद बनाने का को केवल एक कृषि प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य और चक्रीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग माना जाता था। वैदिक सिद्धांत में कचरा एक संसाधन है के विचार पर आधारित है, जिसको हम कचरा समझ के खेत के बाहर फेंक देते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम बोले तो जो खरपतवार होता है, वो खरपतवार जो है वो हम उसको बाहर फेंक देते हैं, बजाय इसके कि हम उसका कंपोस्टिकरण करके पुनः मिट्टी में मिला के जो चक्रीय प्रणाली की यहाँ पे वैदिक सिद्धांत में बात की गई वो हम करें। कंपोस्टिकरण में हम उसी को विस्तार में समझेंगे। फिर वैदिक कृषि में वैदिक दृष्टिकोण को जो है यहाँ पे इस तरीके से है कि फसल का विभाजन, फसल का पालन, कृषि विज्ञान, फसल, इसके इन सब के ऊपर हमने अलग अलग बात हमने किया हुआ है। इसको आप हमने फिर से यहाँ पे उसी को फिर से हमने मेंशन किया है। इससे फायदा क्या होगा, किसानों को इससे लाभ क्या होगा और छात्रों को क्या लाभ होगा, क्योंकि किसान तो आज का जो वर्ग है वो है, लेकिन छात्र जो है वो हमारे भविष्य के किसान है, भविष्य के कर्णदाता जो है, कर्णधार जो है कृषि के, वो है। तो वैदिक विज्ञान का आधुनिक कृषि में समावेश होना इसलिए आवश्यक है। कृषि में प्रकृति के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण होना आवश्यक है। प्रकृति के नियमानुसार कृषि करने की संभावना कैसे को शोध करना आवश्यक है कि हम प्रकृति के नियम अनुसार कृषि को कैसे करें। वैदिक सिद्धांतों और अवधारणाओं का ज्ञान हमें होना जरूरी है, समझ होनी जरूरी है। त्योहारों का फसल और ऋतुओं से जो संबंध है, जैसा डॉक्टर साहब ने पहले बताया, उसको भी हम पुनः उस चीज को जोड़ें और उसके अनुसार हम चलें। दैनिक जीवन में पंचांग का उपयोग, दैनिक जीवन यहाँ पे कृषि की बात हो रही है, दैनिक कृषि कार्य जो हम करते हैं उसमें पंचांग को कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, उसको पंचांग के अध्याय में हम समझेंगे। वैदिक जीवन, वैदिक जैविक प्राकृतिक कृषि को अपनाना, उसका अभ्यास करना और उसे बढ़ावा देना। तो ये सब चीजें जो हम करेंगे तो जो नुकसान हमें हो रहा है, जो हम असफल हो रहे हैं, उससे हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार जो है प्राकृतिक रूप से खेती जो है हम सफलतापूर्वक कर सकेंगे। उसके लिए हमको बेसिक कोर्स में और फिर उसके बाद एडवांस कोर्स जो है वो करके जो हम विस्तार में पूरे सभी को समझ लेंगे और उसके अनुसार हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकेंगे। डॉक्टर साहब, इसको आप निष्कर्ष अपने बताइए। के बारे में हम बता ही चुके हैं। अ, हमको प्रकृति को मैं ये कह ही रहा था कि दोहन वाली दृष्टि से नहीं देखना। प्रकृति को एक अभिन्न, उसके हम भी एक अभिन्न अंग है। अगर प्रकृति में किसी को किसी भी जीव को कोई नुकसान होता है तो वो असल में एक दूसरे से सब जुड़े हुए। तो ये एक तरह से चेन है, एक तरह से माला है। तो ये सारे जो भी जीव है, जीव जंतु है, जो वो सब उस माला के एक हिस्से हैं। तो अगर हम कहीं पे भी किसी में भी कोई दिक्कत आती है, अगर वो माला का एक मनके में भी दिक्कत आती है या टूट जाता है तो फिर वो एक सारा जो माला बिखर जाता है। तो उसके लिए हमको एक इसको एक कड़ी के रूप में, एक माला के रूप में देखने की आवश्यकता है। हमको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर किसी भी एक कंपोनेंट में दिक्कत हुई तो ये सारे के सारे हमारे जो सिस्टम है उसको खराब कर देगा। तो ये जैसे कि जो एक हमारा जो स्थायी जो पिरामिड, एक पिरामिड होता है, तो पिरामिड होता है कि उसका बेस बड़ा हो, उसका बेस बड़ा हो तो वो ज्यादा अच्छी तरह से टिक जाए। तो उसके लिए हमको प्रकृति जो है उसका बेस है, और प्रकृति उसको हमको बेहतर करना है। उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। जितना हो सके कम से कम हम जितना हम प्रकृति के साथ चले उतना हम लोग बेहतर खेती कर सकते हैं। और जैसे सुजीत जी ने कहा कि अगर कोई
अगर प्राकृतिक तौर से खेती करता है तो वो उसका उसको सफल होना तो निश्चित ही है। मैं हम जब पढ़ते थे तो हमको ये कहा जाता था कि जो बच्चा पढ़ता है उसको पास तो हो ही जाएगा, फेल होना उसका मुश्किल। तो वो फेल होना मुश्किल होता है क्योंकि वो पढ़ा हुआ है। तो अगर हम प्रकृति के साथ अगर हम मिलकर खेती करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि असफल हो जाए। जी सुशील जी। तो अंत में यहाँ पे हमने क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसका आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्यूआर कोड से आप हमारे वेबसाइट में जाके आगे के जो अध्याय आएंगे, जो बेसिक कोर्स जो हम शुरू करेंगे, हम आपको सूचना देंगे उसका। तो इस क्यूआर कोड से आप सीधे हमारे वेबसाइट में वेबिनार के पेज में जा सकते हैं, और वहाँ पे जो भी उपलब्ध है जो आने वाले, उसको आप रजिस्ट्रेशन करके उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अंत में मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अनम्यूट होके एक एक दो दो वाक्य में अपने विचार व्यक्त करें, और कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, और नहीं तो आप अपने विचार बताएं, और फिर हम आज के इस सभा को अंत करेंगे। बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। पीयूष बोल रहे हैं। बहुत बहुत मजा आया। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए। बहुत बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक चीज रहा। मजा आया। इसमें एक चीज आप बता रहे थे कि प्रकृति हमको संदेश देती है जब भी कुछ होने का रहता है। तो फसल फसल में भी इसको कुछ और समय ले सकते हैं क्या, एक दो मिनट? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हर तरह का जो जो भी फसल होता है उसमें बड़े पेड़ का भी बहुत रोल रहता है। जैसे अगर पलास अगर अच्छा फलता है तो कोदो अधिक होता है, एक संदेश है। बट में अगर अच्छा फल आता है तो जौ अधिक होता है। महुआ अगर अधिक फलता है तो गेहूं अधिक होता है। जामुन अगर ज्यादा फलता है तो तिल और उड़द अच्छा होता है। पीपल फलता है तो सभी तरह का खाद्यान्न अच्छा होता है। बेल फलता है तो मूंग अच्छा होता है। दुर्वा फलता है तो गन्ना अच्छा होता है। रक्तचंदन फलता है तो साठी चावल अच्छा होता है। अशोक वृक्ष में आता है तो चावल अच्छा होता है। शीर्ष ज्यादा फलता है तो कांगनी और गेहूं अच्छा होता है। सप्तपर्णी एक पौधा है, वो अगर अच्छा आता है तो भी गेहूं अच्छा होता है। तेतर या नेतर बोलते हैं, वो फलता है तो तीसी या अलसी बोलते हैं आप लोग शायद, अलसी अच्छा होता है। सहजन अगर अच्छा फले तो धान अच्छा होता है। नागकेसर अगर अच्छा फलता है तो नागकेसर से भी एक फसल जुड़ा हुआ था, इमली। इमली फलता है तो मसूर अच्छा होता है। नागकेसर का मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी भूल गए हैं। पीयूष जी ने और बहुत समी फलता महत्वपूर्ण है बात, तो अकाल आता है। बिल्कुल पीयूष जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, और यही जो है ये प्राचीन ज्ञान है। अब इसको हम प्राचीन ज्ञान बोले या वैदिक ज्ञान बोले, ये ज्ञान जो है ये आज के विज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं होती हैं, इसके पीछे का कारण क्या है उसको समझना जो है वो वैदिक विज्ञान है। ठीक है। जी जी। और किसी को कुछ कहना है? थैंक यू वेरी विनोद मच। जी। हाँ विनोद जी बताइए, रक्षा बताइए। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। हाँ, आगे अगर किसी को अगर कुछ पूछना है, बात करनी है तो मैं जी फिर क्लोज करें। सभी को धन्यवाद। अ, हम आगे का जो बेसिक कोर्स और उसके बारे में हम बाद में डेट्स वगैरह डिसाइड करके हम उसके बारे में सूचना देंगे। तो यहाँ पे हम सभी से धन्यवाद करके विदा लेते हैं। धन्यवाद। पीयूष जी धन्यवाद, अक्षर धन्यवाद, निधि जी धन्यवाद, प्रहलाद जी धन्यवाद।